दादाजी को सच पता चला तो पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। मैं अपनी वजह से इस परिवार में झगड़ा नहीं होने देना चाहती। मेरी किस्मत खराब है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। यहाँ सबने मुझे बहुत प्यार दिया है। वही अद्वैत अपना सर नीचे कर खड़ा था। उसने अपना चेहरा उठाकर दादाजी की तरफ देखा भी नहीं। वही दादाजी अभी भी गुस्से में उबल रहे थे। वो अद्वैत को बहुत कुछ बोलना तो चाहते थे, पर अपनी पत्नी की वजह से चुप थे। अगर दादी को सच पता चलता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करती, पर पक्का उनकी तबीयत खराब हो जाती और दादाजी ये रिस्क नहीं ले सकते थे। इससे पहले दादाजी बाकी सबको भी डांटने लगे। वहां का माहौल बदलने के लिए अब आर्या को ही कुछ करना था। आर्या ने धीरे से डरते हुए कहा, मुझे भूख लगी है दादी। आर्या की बात सुनकर सबका ध्यान अब आर्या पर आ गया था। दादाजी ने अद्वैत को एक नजर घूरा और प्रत्यूष को देखकर बोले, आर्या को टेबल तक चलो। दादाजी की बात सुनकर प्रत्यूष आगे आया और उसने सावधानी से आर्या को गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे चले गए थे। प्रत्यूष ने आराम से उसे चेयर पर बिठाया और बोला, बच्चा, क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? आर्या ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं खुद से खा लूंगी, आप अपना ब्रेकफास्ट करिए। सब चुपचाप अपनी अपनी चेयर पर आकर बैठ गए थे। दादी आर्या के पास वाली चेयर पर बैठ गई थी और खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट निकालने लगी। दादी को अपनी इतनी केयर करते देखकर आर्या का दिल भर आया था। वहीं आशना का भी सारा ध्यान उस पर ही था। वो भी उसे कुछ न कुछ दे रही थी। अद्वैत अपनी चेयर पर शांति से बैठा था। मेड ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया था। इतना सब होने पर मन तो किसी का भी नहीं था खाने का, पर सब दादा दादी की वजह से खाने लगे थे। वो सब और कोई ड्रामा नहीं चाहते थे। दादाजी से तो खाया भी नहीं जा रहा था। वो बस वहां बैठे थे और अपनी प्लेट को घूर रहे थे। तनीश बाहर जाकर प्रेम को जैसे तैसे समझाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर आ गया था। सबने खाना शुरू किया तो दादी दादाजी से बोली, अब खा लीजिए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपने उसे उसकी गलती की सजा तो दे दी है, अब शांत हो जाइए। दादी की बात सुनकर दादाजी अपने मन में बोले, सुलोचना, इसने जो किया है अगर आपको पता चलेगा तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और दादाजी भी खाने लगे थे, क्योंकि दादी उन्हें ही देख रही थी जैसे उनके खाने का वेट कर रही हो। सबने ब्रेकफास्ट किया। तभी एक मेड आकर बोली, सर वो डॉक्टर आए हैं। तो दादाजी ने कहा, उन्हें अंदर लेकर आओ। और कोई कुछ कहता उससे पहले अद्वैत उठा और उसने आर्या को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर सब हैरान थे और वही आर्या भी शॉक होकर उसे ही देख रही थी। अद्वैत के अचानक से उसे गोद में उठाने से वो हड़बड़ा गई थी और गिरने के डर से अनजाने में ही उसके हाथ अद्वैत का गर्दन पर लिपट गए थे। अद्वैत ने उसे गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ चला गया। वो जब सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था तब आर्या की नजर अद्वैत के चेहरे पर थी। आज पहली बार था जो दोनों इतने ज्यादा करीब थे और आर्या इतने पास से अद्वैत के चेहरे को देख रही थी, पर अभी आर्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और शायद उसके दिल में भी अद्वैत को लेकर कोई भाव नहीं थे। क्या करेंगे अब दादाजी? क्या वो अद्वैत को और कोई सजा देंगे या फिर उसे माफ कर देंगे? क्या दादी को कभी सच का पता चलेगा? अद्वैत क्यों लेकर गया था आर्या को अपने रूम में? बढ़ते हुए बोला, आई मिस यू मॉम। पर निकिता ने प्रत्यूष को हाथ दिखाकर रोक दिया तो प्रत्यूष के चेहरे पर अपनी मां को देखकर जो खुशी आई थी वो एक पल में गायब हो गई और वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। निकिता ने हमेशा की तरह गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम कब सुधरोगे प्रत्यूष? क्या तुमने मेरी बात न मानने की कसम खा रखी है? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम माहिरा से जरा तमीज से पेश आओ। तुम हर बार उसकी इंसल्ट करते हो, उसे रुलाते रहते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी कल की हरकत की वजह से वो बेचारी कितनी रो रही थी। उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आगे से तुम माहिरा के साथ अच्छे से पेश आना। मुझे आगे से कोई शिकायत नहीं चाहिए। तुम्हें एक दिन माहिरा से ही शादी करनी है और वही हमारे घर की बहू बनेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, याद रखना मेरी बात को। प्रत्यूष अपनी मॉम के सामने ऐसे बैठा था जैसे कोई पत्थर हो और निकिता की बातें सुनकर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बोरियत से अपनी मां को देख रहा था जिसे
वो ये सब पहले भी कई बार सुन चुका हो। इतना सब बोलने पर भी प्रत्युष का जवाब ना मिलने से निकिता और चिढ़ने लगी थी। निकिता ने आगे कहा, तुम अपने घर कब आने वाले हो? तो प्रत्युष ने कहा, 2 दिन बाद आ जाऊंगा, अभी मुझे बहुत काम है। प्रत्युष की बात पर निकिता उसे घूरते हुए बोली, कब तक तुम ऐसे ही कुंद्रा पैलेस में रहने वाले हो? तुम हमारे घर कब शिफ्ट होने वाले हो? निकिता की बात पर प्रत्युष ने एक फाइल उठाई और उसे देखते हुए बोला, जब आप माहिरा से शादी करने की जिद छोड़ देंगी तब। मैं रोज रोज वही सब सुनना नहीं चाहता और मेरे घर आने पर आप वही सब बातें करेंगी। दोनों के बीच की ये कॉन्वर्सेशन हमेशा की थी। जब भी निकिता प्रत्युष से मिलने आती थी, दोनों के बीच यही सब बातें होती थीं। और निकिता की उससे मिलने आने की वजह भी हमेशा माहिरा ही हुआ करती थी। निकिता ने इसके आगे प्रत्युष से कोई बात नहीं की। उससे एक बार ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। उसे अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं थी। उसे फिक्र थी तो बस अपने स्टेटस की। और यही वजह थी कि प्रत्युष कभी अपने घर नहीं जाता था। उसे जो प्यार और अपनापन मिला था वो सब अद्वैत के दादा दादी से ही मिला था। प्रत्युष का उनसे कोई रिश्ता नहीं था। वो बस अद्वैत का बेस्ट फ्रेंड था और बार बार अद्वैत के साथ कुंद्रा पैलेस जाता था। दादा दादी ने उसे अद्वैत जीतना ही प्यार दिया था, तो वक्त के साथ वो अद्वैत के घर में ही रहने लगा था। और अब तो वो ये तक भूल गया था कि कुंद्रा पैलेस उसका अपना घर नहीं था, उसका खुद का घर था, जहां उसके मॉम डैड और उसकी छोटी बहन रहती थी। क्या धरा विवान से मिलने आएगी? क्या करेगा आगे अद्वैत आर्या के साथ? क्या अद्वैत के दिल में आर्या के लिए एहसास जागने लगे हैं? आर्या उठने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी? अब प्रत्युष माहिरा को उसकी आज की हरकत की क्या सजा देगा? अब आगे उसे जो प्यार और अपनापन मिला था वो सब अद्वैत के दादा दादी से ही मिला था। प्रत्युष का उनसे कोई रिश्ता नहीं था। वो बस अद्वैत का बेस्ट फ्रेंड था और बार बार अद्वैत के साथ कुंद्रा पैलेस जाता था। दादा दादी ने उसे अद्वैत जीतना ही प्यार दिया था, तो वक्त के साथ वो अद्वैत के घर में ही रहने लगा था। और अब तो वो ये तक भूल गया था कि कुंद्रा पैलेस उसका अपना घर नहीं था, उसका खुद का घर था, जहां उसके मॉम डैड और उसकी छोटी बहन रहती थी। प्रत्युष को अपनी मॉम का वो प्यार कभी नहीं मिला था जो वो चाहता था। उसे मिला तो बस ढेर सारा पैसा, उसके आसपास ढेर सारे नौकर जो उसके चुटकी बजाते ही उसके लिए हाजिर हो जाते थे। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। आज वो अपने घर जैसे 10 घर ऐसे ही बनवा सकता था, पर उसे उस घर में वो एहसास नहीं मिलेगा जो उसे कुंद्रा पैलेस में मिलता था। दोस्तों का साथ, दादा दादी का प्यार, अपनापन। निकिता ने कभी अपने बेटे की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की थी कभी। उसे तो यही लगता था कि उसने अपने दोनों बच्चों को उनकी जरूरत की सारी चीजें दी थी और शायद जरूरत से ज्यादा ही दी थी। निकिता आगे कुछ बोले बिना ही वहां से चली गई, जिस वजह से प्रत्युष को बुरा लगने लगा था। पहले ही उसकी मॉम को उससे लगाव कम था और ऊपर से जब से माहिरा ने उसकी जिंदगी में आने की कोशिश शुरू की थी, तब से तो निकिता ने एक बार भी उससे ठीक से बात नहीं की थी। वो हमेशा गुस्सा होने पर उससे मिलने आती थी या फिर कॉल कर उसे डांटती रहती थी। प्रत्युष उदास हो गया था। उसका अब काम में भी मन नहीं लग रहा था। उसने घर जाने का सोचा और अपने असिस्टेंट को बताया, तो उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि थोड़ी देर बाद उसकी एक मीटिंग है और उसे इस मीटिंग को अटेंड करना कितना जरूरी था। प्रत्युष मान गया और लंच टाइम के बाद घर जाने के बारे में सोचकर मीटिंग की तैयारी करने लगा। दूसरी तरफ अद्वैत अपने केबिन में बैठा था और उसने शौर्य को अपने केबिन में बुलाकर कहा, क्या तुमने उस जतीन अग्निहोत्री को मैसेज भेजा है? क्या उस पार्टी में आने के लिए तैयार है? अद्वैत का सवाल सुनकर शौर्य ने जवाब दिया, मैंने उसे तुम्हारे कहे मुताबिक मैसेज भेज दिया है और मेरे हिसाब से अब वो उस पार्टी में जरूर आएगा। और जब से उसे मैंने मैसेज भेजा है वो अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जब उसे उसकी बेटी नहीं मिलेगी तो वो मजबूर हो जाएगा उस पार्टी में आने के लिए। शौर्य की बात सुनकर अद्वैत ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। मैं अब और उस मुसीबत को नहीं झेल सकता। वो जितनी जल्दी मेरी आंखों के सामने से चली जाए मेरे लिए अच्छा होगा। अद्वैत की बात सुनकर शौर्य ने रुडली कहा,
पहले जब भी तुम आर्या को छोड़ने की बात करते थे न तब बुरा लगता था, पर अब मैं सोच रहा हूं तेरा उसे छोड़ देना ही सही होगा, उसके लिए भी और तेरे लिए भी। इतना बोलकर शौर उसके केबिन से बाहर निकल गया। आज अद्वैत ने अपने सारे भाइयों की आंखों में अपने लिए नाराजगी देखी थी। भले किसी ने भी सामने से आकर उससे कुछ नहीं कहा था, पर सब उससे नाराज थे, जो उनके चेहरे से ही पता चल रहा था। और यही वजह थी कि अद्वैत अब जल्द से जल्द आर्या को अपने घर से और अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहता था। वो अपने भाइयों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ वृंदा का कॉलेज खत्म हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए घर की तरफ जा रही थी। उसे घर के लिए कुछ सामान लेना था, तो उसने अपने लिए ऑटो नहीं किया था। मार्केट ज्यादा दूर नहीं था, वो मार्केट तक पैदल जाने वाली थी। फिर सारी चीजें खरीदकर मार्केट से घर तक ऑटो कर लेती थी। ये उसका हमेशा का रूटीन था। उसे ताजी सब्जियां भी लेनी थी। वो अपनी माँ के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखती थी। वृंदा अपनी सोच में रोड की साइड से चलती जा रही थी, और वही प्रत्युष जिसका आज मूड खराब था और काम में भी मन नहीं लग रहा था, तो लंच के बाद वो घर जा रहा था। उसकी नजर रास्ते पर चल रही वृंदा पर गई, तो उसने ड्राइवर से गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए कहा और विंडो से बाहर वृंदा को देखने लगा। वृंदा तो ध्यान से आगे चल रही थी, पर सामने से एक आदमी भागते हुए आया और वो वृंदा से जोर से टकराने वाला था कि वृंदा एकदम से उस आदमी को देखकर साइड हो गई और वो आदमी उसकी बगल से भागता हुआ आगे चला गया। वही प्रत्युष जिसकी नजरें वृंदा पर ही थीं। उसने जब देखा कि वो आदमी वृंदा से टकराने वाला है, तो वो थोड़ा डर गया और उसे ख्याल आया कि अगर अभी वृंदा उस आदमी के टकराने से नीचे गिर जाती तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी चोट लग जाती। पर अगले पल वो हकीकत में वापस आया और फिक्र से भरा उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपने मन में कहा, इसके पेट में कहाँ बच्चा है? इस लड़की ने तो मेरे बच्चे को पहले ही मार डाला है। अब वो वृंदा को गुस्से से घूरने लगा था। प्रत्युष ने ठान लिया था, आज चाहे जो हो जाए, आज वो वृंदा से इस बात का जवाब जरूर मांगेगा। उसने ड्राइवर से गाड़ी आगे ले जाकर रोकने के लिए कहा, तो ड्राइवर ने उसकी बात मानते हुए गाड़ी आगे की ओर बढ़ाई और साइड में रोकी। प्रत्युष बीइंग साइड वृंदा को देख रहा था। जैसे ही वो उसकी गाड़ी के पास आती, प्रत्युष उसे पकड़कर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता। पर वृंदा उसकी गाड़ी के पास आती उससे पहले प्रत्युष की नजर किसी पर पड़ी और उसकी आंखों में नफरत भर गई और वो एकटक उस तरफ देखने लगा। दरअसल वो जहां देख रहा था वो एक मॉल था और उस मॉल के बाहर एक लड़के की बाहों में बाहें डाले एक लड़की खड़ी थी और हंस हंस कर उस लड़के से बातें कर रही थी। उसे देखकर प्रत्युष को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने अपने आप से कहा, मेरी लाइफ को इस तरह से बर्बाद करके तुम ऐसे मजे करती फिर रही हो। मैंने सोचा था उस दिन का सबक तुम्हारे लिए काफी होगा, पर तुम तो काफी डीठ हो, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। आज भी तुम्हारी वजह से मॉम फिर से मुंह पर गुस्सा करके गई है और तुम किसी और लड़के के साथ शॉपिंग करती फिर रही हो। अब देखो मैं तुम्हारी लाइफ कैसे बर्बाद करता हूँ, पर पहले मैं उस लड़की से तो अपना जवाब मांग लूं। इतना बोल प्रत्युष ने पीछे देखा, पर शायद वृंदा कब की उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर आगे चली गई थी। प्रत्युष ने अपनी नजरें हर तरफ घुमाई, पर अब उसे वृंदा कहीं नहीं दिखाई दी। तो उसने जाने से पहले उस लड़की को घूरा और बोला, माहिरा, तुम्हारी वजह से वो लड़की मेरे हाथों से निकल गई। तुम देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मेरी लाइफ के साथ खेलने की पनिशमेंट तो अब तुम्हें मिल कर रहेगी। तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया। इतना बोल वो पेनलेस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ विवान का भी आज काम में ध्यान नहीं था। एक तो उसे आर्या की फिक्र हो रही थी और दूसरा धरा ने अभी तक उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था, तो उसे अब लगने लगा था कि धरा उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो जानबूझ उसे और उसके मैसेज को इग्नोर कर रही थी। पर ऐसा भी क्या हुआ होगा जो एकदम से धरा ने उससे बात करना बंद कर दिया था? क्या उससे कोई गलती हो गई थी या फिर उसकी किसी बात से धरा हर्ट हुई होगी? ऐसे ही कितने सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, पर किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। सोच सोचकर उसके सर में दर्द होने लगा था और अब विवान से रहा नहीं जा रहा था।
उसने सोचा एक बार तो उसे धरा से बात करनी चाहिए। वो अपना फोन लेकर धरा को कॉल करने ही वाला था कि उसे धरा का मैसेज आया। उसने लिखा था, मेरा काम हो गया से, तो मैं अभी घर के लिए निकल रही हूँ। उसका मैसेज पढ़कर विवान का चेहरा खिल उठा था। उसने भी जल्दी से उसे मैसेज भेजा, वही रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और अगले पर अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। इधर धरा जिसने जानबूझकर विवान को इस टाइम मैसेज किया था। उसे पता था विवान अपने ऑफिस में होगा और काम कर रहा होगा, पर वो देखना चाहती थी कि विवान काम बीच में छोड़कर उसके लिए आएगा या नहीं। पर जब उसने विवान का मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। मतलब विवान उसे लेने आ रहा था। उसे वहां खड़े होकर ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था कि विवान की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। धरा भी जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। पर उसके बैठते ही विवान का पहला सवाल था कि 2 दिन से वो उससे बात क्यों नहीं कर रही थी और 2 दिन उसने काम से छुट्टी क्यों ली थी। क्या तुम्हारी तबीयत खराब थी? अब क्या जवाब देगी धरा विवान के सवाल का? प्रत्युष क्या करेगा माहिरा को सजा देने के लिए? क्या प्रत्युष को वृंदा की प्रेगनेंसी का सच कभी पता चलेगा? और तब क्या होगा जब प्रत्युष को पता चलेगा कि उसका बच्चा वृंदा के पेट में है? अद्वैत जबरदस्ती से क्यों बुलाना चाहता है जतीन अग्निहोत्री को उस पार्टी में? और क्या वो आर्या को घर से बाहर निकालेगा? देखता उसके मुंह से शब्द ही बाहर नहीं निकलते। उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो धरा से ये पूछे कि क्या वो किसी को पसंद करती है। अगर धरा ने हां कहा तो विवान ने भी धरा से अपने मन की बात नहीं कही थी और धरा ने भी पहल नहीं की। थोड़ी देर बैठकर जब दोनों उस कैफे से बाहर निकल रहे थे तब वहां बैठे किसी ने दोनों को देखा। वहां पर 3 औरतें बैठी थीं और बातें करते हुए कॉफी पी रही थीं। तभी एक औरत ने विवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, पायल वो देखो, वो विवान ही है ना? तो 4 औरतें उस तरफ देखने लगीं जहां विवान और धरा बाहर की तरफ जा रहे थे। विवान के साथ लड़की को देखकर पायल की आंखें छोटी हो गई थी। तो वहीं दूसरी औरत ने कहा, विवान के साथ जो लड़की है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? वैसे दिखने में तो वो लड़की काफी खूबसूरत है और उसकी चाल ढाल से वो अच्छे घर की लगती है। देखो कितनी शालीनता से विवान के साथ चल रही है। तभी उनके साथ बैठी तीसरी औरत ने कहा, पायल तुमने बताया नहीं कि विवान किसी लड़की को पसंद करता है। मैं तो सोच रही थी हम दोनों अपने बच्चों को मिलवाएंगे। अगर दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया तो हम दोस्त के साथ साथ समधन भी बन जाएंगी। उसकी बात पर उसकी दोस्त ने कहा, सारिका ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है और तुम उसकी शादी की बातें लेकर बैठी हो। और क्या तुम भूल गई हो आजकल के बच्चे अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर खुद पसंद करते हैं और तुम्हारी बेटी काफी टैलेंटेड और खूबसूरत है, पर उसकी शादी में अभी टाइम है। सही टाइम पर उसे भी अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। अपनी दोस्त की बात सुनकर सारिका ने मुंह बनाकर कहा, हाँ पता है, पर अगर हमारे बच्चे हमारी पसंद से शादी करते तो कितना अच्छा होता। तभी दूसरी औरत जिसका नाम सोनाली था उसने कहा, वैसे पायल तुम्हें वो लड़की कैसी लगी जो अभी तुम्हारे बेटे के साथ थी? अगर वो सच में विवान की गर्लफ्रेंड होगी तो क्या तुम उसे अपनी बहू बनाना चाहोगी? ये थी पायल देसाई, विवान की माँ, जो आज अपनी 3 सहेलियां सारिका, सोनाली और वैशाली के साथ बाहर आई थी। ये चारों अच्छी दोस्त थीं और एक दूसरे के बारे में सब जानती थीं। पायल तो अपने बेटे को ही घूर रही थी और साथ में धरा को देखकर पायल को ऐसा लग रहा था जिसे उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, पर अब उसे याद नहीं आ रहा था। वही उसकी दोस्त ये जानने के लिए बेसब्र थी कि अब पायल क्या करेगी। वैसे गॉसिप करना औरतों का हक होता है जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकती थी। वैशाली ने कहा, बोलो ना पायल, अब तुम क्या करोगी? क्या तुम विवान से पूछोगी कि उसके साथ वो लड़की कौन है? बीच में ही सोनाली बोली, मुझे तो लगता है जरूर ही वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मैं तो उसके चेहरे की स्माइल देखकर ही बता सकती हूँ कि पक्का वो लड़की विवान की गर्लफ्रेंड है। सारिका ने भी अपनी राय रखी। हाँ, दोनों को साथ में देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में, वैसे दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। अपनी दोस्तों की बातें सुनकर पायल ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता कि वो दोनों कपल है।
दोनों दोस्त भी हो सकते हैं। अगर सच में वो साथ होते तो विवान मुझे जरूर बताता। पायल ने अपने फोन में धरा की फोटो खींच ली। उसकी फोटो इतनी साफ नहीं आई थी, पर पायल के लिए काफी थी, उसका काम चल सकता था। पायल को अपनी बातों पर विश्वास ना करते देखकर सोनाली बोली, होश में आओ पायल, जमाना बदल गया है और आजकल तो बच्चे सीक्रेट रिलेशनशिप रखने में यकीन मानते हैं। और रिलेशनशिप तो छोड़ो, आजकल के बच्चे सीक्रेट मीन रेस भी करने लगे हैं। पता नहीं बच्चों के बीच ऐसा क्रेज आता कहां से है। यहाँ माँ बाप अपने बच्चों की शादी को लेकर कितने सारे सपने देखते हैं और बच्चे बिना बताए शादी कर लेते हैं। सोनाली की बात पर पायल ने उसे घूरा और बोली, मेरा बेटा कभी ऐसा कच नहीं करेगा। वो मुझे बताए बिना ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। पायल को चीढ़ते देखकर तीनों हंसने लगी थी। सारिका ने कहा, तुम इतना चीढ़ क्यों रही हो? हमें पता है दुनिया कैसी भी हो, पर विवान तो मामा एस बॉय है, वो तुम्हें बताए बिना कभी कुछ नहीं करेगा। वैशाली सीरियस होकर बोली, अच्छा छोड़ो मजाक मस्ती। पायल, तुम क्या करने की सोच रही हो? देखो, कुछ भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोच लेना। और देखो, मुझे तो वो लड़की अच्छी लगी, तुम पहले विवान से बात करना। अगर सब ठीक रहा तो हम विवान की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। अपने सहेलियों की बातें सुनकर पायल के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी कि चारों लेडीज ओल्ड थी, पर बदलते जमाने के साथ चलती थीं। चारों ने अपने बच्चों को उनके फ्रीडम के साथ बड़ा किया था। विवान ने धरा को उसके घर के बाहर छोड़ा और उसे बाय बोलकर चला गया। सूरज, जो अभी अभी घर आए थे, उन्होंने जाते हुए विवान को देख लिया था और विवान को देखकर पता नहीं क्यों विवान उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। विवान दिखने में काफी हैंडसम था, सूरज को भी वो पसंद आ गया था, पर अब वो धरा से बात करना चाहते थे। धरा घर के अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। तभी सूरज भी उसके पास आकर बैठ गए। अपने पापा को देखकर धरा ने स्माइल की और बोली, पापा आप आज जल्दी घर आ गए। सूरज ने जवाब में कहा, हाँ बेटा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो आज मैं जल्दी घर आ गया। सूरज एक कंपनी में जॉब करते थे। साधना हाउसवाइफ थी। धरा का छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई करता था और ज्यादातर टाइम अपने हॉस्टल में ही रहता था। सूरज और साधना ने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी थी और साथ में अपने पैरों पर खड़े होने की आजादी भी दी थी, खासकर धरा को। मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियों का काम करना आज भी गलत माना जाता है। धरा ने सूरज को पानी दिया और दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आई। दोनों बाप बेटी चाय का मजा ले रहे थे। तभी सूरज के फोन पर किसी का कॉल आया। कौन कॉल कर रहा था सूरज को? क्या पायल धरा को अपनी बहू पसंद करेगी? क्या धरा और विवान अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगे? क्या होगा आगे? क्या इनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? दोस्तों, अगर आपको कहानी सुनने के साथ साथ कहानी पढ़ना भी अच्छा लगता है, आप पढ़ने का शौक रखते हैं, तो आप मेरी इस कहानी को पढ़ सकते हैं। मेरी ये नफरत भरी मोहब्बत कहानी आप पॉकेट नॉवल पी पर पढ़ सकते हैं। कहानी का लिंक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। https://pocket fm one link MEDOIE727LU। आप कमेंट बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं। धन्यवाद। अब आगे। सूरज ने जवाब में कहा, हाँ बेटा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो आज मैं जल्दी घर आ गया। सूरज एक कंपनी में जॉब करते थे। साधना हाउसवाइफ थी। धरा का छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई करता था और ज्यादातर टाइम अपने हॉस्टल में ही रहता था। सूरज और साधना ने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी थी और साथ में अपने पैरों पर खड़े होने की आजादी भी दी थी, खासकर धरा को। मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियों का काम करना आज भी गलत माना जाता है। धरा ने सूरज को पानी दिया और दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आई। दोनों बाप बेटी चाय का मजा ले रहे थे। तभी सूरज के फोन पर किसी का कॉल आया तो सूरज बात करते हुए उठकर अपने रूम में चले गए। अपने पापा को जाते देखकर धरा ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि उसके पापा विवान के बारे में उससे बात ना करने लगे। दूसरी तरफ प्रत्युष जब घर आया था तो वो काफी थका हुआ लग रहा था। वो आकर सोफे पर बैठ गया। दादी, जो अभी किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो काफी नाराज भी लग रही थी। दादी की आवाज भी तेज हो गई थी। दादी डांटते हुए बोली, मुझे अपने पोते की खुशी के लिए तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे बिना उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ
तो उसकी शादी भी कर सकती हूँ। तुम अपनी राय अपने पास ही रखना। तभी उधर से नक्श की माँ ने कुछ कहा, जिसे सुनकर तो दादी और बिगड़ते हुए बोली, क्या तुमने खुद शादी करने टाइम अपने माँ बाप की राय पूछी थी? तुमने खुद अपनी पसंद से शादी कर ली थी, और अब किस मुंह से तुम अपने बेटे से कहोगी कि उसे तुम्हारी पसंद से शादी करनी चाहिए थी? दादी की बात सुनकर दूसरी तरफ जो नक्श की माँ बात कर रही, उसकी बोलती बंद हो गई थी। तभी वो आगे बोली, कम से कम मेरे आने का वेट करते, मेरे बिना ही शादी कर ली। तो दादी ने कड़क आवाज में कहा, मैंने उसी दिन तुम्हें बताया था कि नक्श जिस लड़की को पसंद करता है उसका किसी और के साथ रिश्ता होने वाला है, और मैं जाकर नक्श की शादी तय करने वाली हूँ। अब वहां जाने के बाद लड़की की माँ ने कहा कि अगले दिन शादी करनी जरूरी है, तो मैं मान गई। मुझे तो लड़की देखते ही पसंद आ गई थी, तो देर करने की कोई वजह भी नहीं थी। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना ही बड़ा हुआ है, तो उसकी शादी भी तुम्हारे बिना ही हो गई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अब अगर तुम अपने बेटे और बहू से मिलना चाहती हो तो जल्दी आना, वरना उनका एक बच्चा भी हो जाएगा, और तभी तुम यही कहोगी कि मेरे बिना आप परदादी कैसे बन गई। इतना बोल दादी ने कॉल कट कर दी। आर्या और आशना तो मुंह खोले दादी को ही देख रही थी। दादी जो उनसे कितने प्यार से बात करती थी, और शायद अभी वो नक्श की माँ को किस तरह डांट रही थी। वहीं आशना को तो अब पता चला था कि नक्श के मॉम डैड भी है, और वो शायद कहीं दूर रहते थे, तभी तो वो उनकी शादी में नहीं आ पाए थे, और नक्श की मॉम उनके बिना शादी करने की वजह से नाराज थी शायद, और दादी ने उल्टा उन्हें डांट लगाई थी। प्रत्युष भी वहां बैठा सब सुन रहा था। उसे पता था दादी गलती करने पर ऐसे ही डांटती थी, और आंटी को तो दादी की हमेशा डांट पड़ती थी। दादी ने जब प्रत्युष के थके हुए चेहरे को देखा तो वो उसकी फिक्र करते हुए बोली, क्या हुआ है आज तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बुझे बुझे से रहने लगे हो। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? कहीं निकिता ने फिर से तुम्हें उस चुड़ैल से शादी करने के लिए परेशान तो नहीं किया ना? तुम मुझे बताओ, मैं अभी उसे कॉल कर उसकी खबर लेती हूँ। प्रत्युष को पता था दादी की नजरों से कुछ नहीं बच सकता था। दादी को भले उसके साथ क्या हुआ है ये पता नहीं था, पर वो जान गई थी कि प्रत्युष परेशान था पिछले कुछ दिनों से। प्रत्युष ने स्माइल करते हुए कहा, दादी मॉम, चाहे मुझे कितना भी प्रेशराइज करे उस मेकअप की दुकान से शादी करने के लिए, पर मैं उनकी बात कभी नहीं मानने वाला। आपको तो पता है ना। और अभी मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। प्रत्युष की बात सुनकर कुछ सोचते हुए दादी ने कहा, तुम कब तक अपनी माँ को ऐसे इग्नोर करोगे? इससे अच्छा तो तुम इसे हमेशा के लिए खत्म ही कर दो। तुम शादी कर लो तो सारा गुस्सा ही खत्म हो जाएगा। दादी की बात सुनकर प्रत्युष हैरानी से बोला, दादी आप ऐसे कैसे मुझे उस लड़की से शादी करने के लिए बोल सकती है? प्रत्युष को ऐसे रिएक्ट करते देखकर दादी को हंसी आ गई थी। वो हंसते हुए बोली, तुम भी ना कभी कभी प्रेम जैसे सोचने लगते हो। दादी की बात सुनकर प्रत्युष का मुंह बन गया था। वो नाराज होते हुए बोला, दादी आप मुझ पर ऐसे हंस नहीं सकती। तो दादी ने हंसते हुए ही कहा, हंसू नहीं तो और क्या करूं? मैंने तुमसे कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और निकिता का टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पर मैंने ये कब कहा कि तुम्हें उस चुड़ैल से ही शादी करनी चाहिए? मैं तो ये बोल रही थी कि अब तुम्हें अपने लिए एक लड़की पसंद कर उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, ताकि वो डायन जो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है उससे तुम्हारा पीछा छूट जाए। दादी की बात पर आर्या और आशना की भी हंसी छूट गई थी, और वही प्रत्युष के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। उसे देख दादी आगे बोली, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तुम मुझे बता सकते हो, वरना मैं तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद करूंगी और तब तुम मना नहीं करोगे। दादी की बात सुनकर प्रत्युष की आंखों के सामने वृंदा का चेहरा आ गया था। उसे याद आया कि वृंदा उस दिन किस तरह रो रही थी, उसे छोड़ने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, और उसकी प्रेगनेंसी। सब याद आते ही प्रत्युष के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी, और वो बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर अपने रूम में चला गया। प्रत्युष की इस हरकत से
दादी को उस पर शक हो गया था और अब वो मन ही मन कुछ सोचने लगी थी। जरूर इस लड़के के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसे परेशान कर रहा है। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में जतीन हमेशा की तरह गुस्से से बौखलाए हुए किसी पर चिल्ला रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, कहीं से भी आर्या को ढूंढ निकालो। तुम ऐसे कैसे काम कर रहे हो जो एक लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे हो? तुम्हारे लिए ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है, या फिर तुम जानबूझकर मेरे काम में देरी कर रहे हो? तुम पाताल से भी किसी को भी ढूंढ सकते हो और इसीलिए मैंने तुम्हें आर्या को ढूंढने का काम दिया था। पर लगता है अब तुमसे कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, तभी तो इतना टाइम बीत गया। पर फिर भी तुम्हारे हाथ आर्या तो क्या, उसका बाल भी नहीं लगा है। मुझे पता है आर्या इसी शहर में है, तो उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो इसी शहर में है। अपने सारे आदमी बुलाओ और सबको काम पर लगाओ, और इस बार खाली हाथ मुझे कॉल मत करना। मैं हर हाल में आर्या को मेरे सामने चाहता हूँ। समझ आई मेरी बात? इतना सब चिल्लाने के बाद जतीन ने कॉल कट किया और अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ गया। वही रूम के बाहर एक पिलर के पीछे खड़ी आंटी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बच्ची जहां भी हो बस सुरक्षित हो। वही जतीन के रूम के बाहर काव्या और उसकी मां खड़ी थी। काव्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मॉम डैड को आखिर हो क्या गया है? डैड उस बिच के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको पता है हमारे पास पहले ही पैसे कम है, और ऊपर से डैड बच्चे कुचे पैसे भी उस लड़की को ढूंढने में खर्च कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। कुछ कीजिए और डैड को रोकिए उस पनौती को ढूंढने से। डैड खामखा उसके पीछे अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी काफी लॉस में चल रही है। अपने काम पर ध्यान देने के बजाय डैड उस मनहूस लड़की को ढूंढ रहे हैं। काव्या की बातें सुनकर स्वराली, जो खुद भी गुस्से में थी, उसने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे उस रूम के सामने से खींचते हुए दूसरी तरफ लेकर चली गई और वहां जाकर बोली, पहले देख तो लिया करो कि तुम कहां खड़ी हो। अभी अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बातें सुन ली होती तो दोनों की शामत आ जाती। और तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? पर जतीन है कि उस पर मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा। उसने तो बस एक ही रट लगा रखी है, उसे हर हाल में आर्या चाहिए। अब मैं क्या करूं? वो मनहूस हमारे घर से तो चली गई है, पर फिर भी हमें चैन से जीने नहीं दे रही है। मैं तो चाहती हूँ वो लड़की ही जाकर मर जाए और लौटकर कभी घर वापस ना आए। स्वराली भी आर्या को अपने घर में नहीं देखना चाहती थी। वो हमेशा आर्या पर गुस्सा करती रहती थी। उसका तो सिर्फ नाम ही स्वराली था। उसकी आवाज किसी खांसती हुई घोड़ी की तरह थी, एकदम बेसूरी। दोनों माँ बेटी एक जैसी ही थी, बदतमीज, बेहया, बेरहम और बददिमाग। काव्या ने आर्या के साथ जो किया था वो अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया था। और अब काव्या ने कहा, मॉम, एक बात है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है। अब क्या करेगी स्वराली काव्या की बात सुनकर? क्या वो आर्या के बारे में जतीन को बताएगी? नक्श की माँ कब आने वाली है? और क्या वो नक्श और आशना के रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी? कब सुलझेगी धरा और विवान के प्यार की गुत्थी? प्रत्युष दादी को वृंदा के बारे में बताएगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी है नफरत भरी मोहब्बत। दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनने के साथ कहानी पढ़ना भी पसंद है? तो आप मेरी इस कहानी नफरत भरी मोहब्बत के साथ साथ पॉकेट नॉवल पी पर मेरी बाकी की रोमांटिक कहानियां भी पढ़ सकते हैं। और ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरी बेहतरीन कहानियों की डिटेल्स मिलेंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑथर मारूनाल। धन्यवाद। अब आगे, पहले देख तो लिया करो कि तुम कहां खड़ी हो। अभी अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बातें सुन ली होती तो दोनों की शामत आ जाती। और तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? पर जतीन है कि उस पर मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा। उसने तो बस एक ही रट लगा रखी है, उसे हर हाल में आर्या चाहिए। अब मैं क्या करूं? वो मनहूस हमारे घर से तो चली गई है, पर फिर भी हमें चैन से जीने नहीं दे रही है। मैं तो चाहती हूँ वो लड़की ही जाकर मर जाए और लौटकर कभी घर वापस ना आए। स्वराली भी आर्या को अपने घर में नहीं देखना चाहती थी। वो हमेशा आर्या पर गुस्सा करती रहती थी। उसका तो सिर्फ नाम ही स्वराली था।
उसकी आवाज किसी खांसती हुई घोड़ी की तरह थी, एकदम बेसुरी। दोनों माँ बेटी एक जैसी ही थीं, बदतमीज, बेहया, बेरहम और बददिमाग। काव्या ने आर्या के साथ जो किया था वो अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया था। और अब काव्या ने कहा, मॉम, एक बात है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है। काव्या की बात सुनकर स्वराली ने काव्या को ध्यान से देखा और बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया है, या फिर तुम उसके बारे में कुछ तो जानती हो। स्वराली की बात पर काव्या ने हाँ में अपना सर हिलाया। तो स्वराली बोली, इस बार क्या किया है तुमने? तो काव्या ने उस दिन आर्या के मीटिंग में जाने से लेकर उन गुंडों से बात होने तक की सारी बातें स्वराली को बताई। काव्या की सारी बातें सुनकर भी स्वराली को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। उसने काव्या को डांटते हुए कहा, तुमने सब ठीक से तो किया था ना? अगर इस बारे में किसी को पता चला तो हम गए काम से। और जतीन को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि उस लड़की के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है, वरना जतीन दोनों को मार मार हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। काव्या ने बड़ी आराम से कहा, मॉम, मैंने सब ठीक से किया था। वो मनहूस तो कब की मर गई है, अब तक तो उसकी लाश भी गल चुकी होगी, और अगर कुछ गलत हुआ होता तो अब तक पुलिस हमारे घर पहुंच चुकी होती। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि किसी को उसकी लाश भी नहीं मिलने वाली। और रही डैड की बात, तो कुछ दिन और ढूंढेंगे उसे, फिर थक हार कर वो भी उसे भूल जाएंगे। काव्या की बात पर स्वराली ने भी हामी भरी और बोली, ठीक है, अब आगे से इस बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। अब तुम इस हादसे का जिक्र कभी मत करना, दीवारों के भी कान होते हैं। तभी एक साया जो स्वराली के रूम के बाहर खड़ा था, उसने दोनों की सारी बातें सुन ली थी, और इस बात से बेखबर दोनों माँ बेटी आगे के बारे में सोच रही थी कि कैसे जतीन को मनाया जाए और आर्या को ढूंढने का काम बंद किया जाए। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी स्वराली के रूम का गेट नॉक हुआ। सामने आंटी खड़ी थी। आंटी को देखकर काव्या का मूड खराब हो चुका था। उसने बदतमीजी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? क्या तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? काव्या की बात पर आंटी ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तो यहाँ आप दोनों को बुलाने आई थी। साहब ने आप दोनों को उनके स्टडी रूम में बुलाया है अभी। आंटी की बात पर दोनों उठी और रूम से बाहर चली गई। वहीं उनके जाते ही आंटी की आंखों में आंसू भर गए थे। आंटी ने अपने मन में कहा, मेरी मालकिन ने मुझे आर्या के साथ रहने की कसम ना दी होती तो मैं कब का ये घर और यहाँ का काम छोड़कर चली गई होती। आर्या बेटी, कहाँ हो तुम? किस हाल में हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? इतना बोल वो रोने लगी। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। जतीन काव्या से बार बार पूछ रहा था कि वो ऐसे किसी को जानती है जिसके पास आर्या गई होगी, या फिर कोई ऐसा जो आर्या को किडनैप करना चाहता हो। उसके दोस्त, उसके दुश्मन, सबके बारे में वो काव्या से पूछ रहा था, पर काव्या से उसे कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी और वो काव्या पर गुस्सा करने लगा था। जतीन को अपनी बेटी पर उस लड़की के लिए गुस्सा करते देखकर स्वराली से रहा नहीं गया और वो भी गुस्से में बोली, जतीन, तुम उस लड़की के लिए अपनी सगी बेटी पर गुस्सा कर रहे हो? क्या वो लड़की तुम्हारे लिए अपनी बेटी से भी बढ़कर हो गई है, जो तुम उसके लिए काव्या को रुला रहे हो? जतीन पहले से ही बहुत परेशान था और गुस्से में पागल होने लगा था। ऊपर से ये दोनों माँ बेटी उसकी मदद करने के बजाय उसका दिमाग और खराब करने में लगी हुई थी। जतीन ने स्वराली पर चिल्लाते हुए कहा, अगर पूरी बात पता ना हो तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मेरी कंपनी बंद होने वाली है और मुझे उसे बचाने के लिए आर्या किसी भी हाल में चाहिए। समझी तुम? अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो दफा हो जाओ यहां से। जतीन ने गुस्से में वो बात कही थी जिसके बारे में स्वराली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। स्वराली को अब जाकर पता चला था कि जतीन आर्या को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, पर वो उसकी फिक्र करने की वजह से नहीं था, बल्कि आर्या के पास शायद कुछ था जो जतीन को फायदा दिला सकता था और इसीलिए वो आर्या को ढूंढ रहा था। पर अब स्वराली के सामने सवाल ये था कि आर्या के पास ऐसा क्या था जो जतीन की डूबती कंपनी को बचा सकता था। आर्या के नाम पर उसके माँ बाप ने जो भी रखा था वो सब तो जतीन पहले ही अपने नाम करवा चुका था।
तो अब वो जतीन की मदद किस तरह से कर सकती थी। तभी उसे याद आया कि आर्या के साथ काव्या ने क्या किया था। स्वराली चाहकर भी जतीन को ये सच नहीं बता सकती थी, तो उसने भी उसके साथ आर्या को ढूंढने का नाटक करने के बारे में सोच लिया था। दूसरी तरफ वृंदा अपने घर आ गई थी और हमेशा की तरह उसकी माँ बेटी वृंदा के आने का इंतजार कर रही थी। पर वृंदा घर आ गई है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया था। वृंदा ने अपनी माँ को देखा जो गहरी सोच में डूबी हुई थी। वृंदा जानती थी उसकी माँ उसके वजह से आज टेंशन में थी। वो गलती होकर भी उसकी कोई गलती नहीं थी। वृंदा आकर साधना जी के पास बैठ गई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेकर बोली, माँ की सोच में खोई हुई हो, जो तुम्हें मेरे आने का पता भी नहीं चला। वृंदा की आवाज से साधना जी होश में आई और वृंदा से बोली, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठी थी और मेरा तुम पर ध्यान ही नहीं गया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोल साधना उठने लगी तो वृंदा ने उन्हें बिठाते हुए कहा, आप बैठो, मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप कोई काम नहीं करेंगी, मैं खुद लेकर आती हूँ। तो साधना ने वृंदा की बात सुने बिना किचन की तरफ जाते हुए बोली, तुम मुझे काम करने कहा देती हो, घर का सारा काम तो तुम खुद करके जाती हो, थोड़ी बहुत हलचल मुझे भी करनी चाहिए ना, वरना सारा दिन एक जगह पर बेबे मेरे शरीर को जंग लग जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर वृंदा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की दुनिया थी। उसका भाई और उसकी पत्नी दोनों को बेसहारा छोड़कर चले गए थे, पर वृंदा ने सब संभाल लिया था। उसने सोचा था कि अब वो शांति से जिएगी, पर तभी उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। काफी टाइम सोच सोचकर टेंशन में बिताने के बाद वृंदा ने अपने बच्चे को दुनिया में लाने का डिसीजन लिया था और अब उसे अपना डिसीजन अपनी माँ को बताना था। पता नहीं उसका डिसीजन सुनकर उसकी माँ कैसे रिएक्ट करेगी, पर वो ये भी जानती थी कि साधना सारा दिन उसके बारे में सोचकर ही परेशान रहती थी और ये साधना की सेहत के लिए ठीक नहीं था। वृंदा ने मन ही मन कुछ सोचा। तभी उसकी माँ उसके लिए पानी और खाने के लिए स्नैक्स लेकर आ गई थी और वो प्लेट वृंदा को देते हुए बोली, पहले कुछ खा लो, तुम सुबह भी जल्दी जल्दी में ठीक से नहीं खाती हो। वृंदा ने प्लेट ली और खाते हुए बोली, माँ मुझे आपसे बात करनी है, मुझे पता है आप भी मुझसे वही बात करना चाहती हैं। तो साधना जी ने सीधे सवाल किया, तो तुमने क्या सोचा है, कब जाने वाले हैं हम हॉस्पिटल? अपनी माँ की बात सुनकर वृंदा को थोड़ा बुरा लगा। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं माँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाली। मैंने सोच लिया है, मैं अबॉर्शन नहीं करने वाली। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। क्या करेगी अब साधना वृंदा का फैसला सुनकर? क्या साधना वृंदा की बात मानेगी या फिर वो उसे जबरदस्ती से अबॉर्शन करवाएगी? अगर साधना ने इस बच्चे को जन्म देने के लिए मना कर दिया तो क्या करेगी वृंदा? क्या वृंदा अपनी माँ के खिलाफ जाकर अपने बच्चे को जन्म देगी? क्या जतीन को काव्या की हरकत पता चलेगी? अब आगे वृंदा ने मन ही मन कुछ सोचा। तभी उसकी माँ उसके लिए पानी और खाने के लिए स्नैक्स लेकर आ गई थी और वो प्लेट वृंदा को देते हुए बोली, पहले कुछ खा लो, तुम सुबह भी जल्दी जल्दी में ठीक से नहीं खाती हो। वृंदा ने प्लेट ली और खाते हुए बोली, माँ मुझे आपसे बात करनी है, मुझे पता है आप भी मुझसे वही बात करना चाहती है। तो साधना जी ने सीधे सवाल किया, तो तुमने क्या सोचा है, कब जाने वाले हैं हम हॉस्पिटल? अपनी माँ की बात सुनकर वृंदा को थोड़ा बुरा लगा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं माँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाली। मैंने सोच लिया है, मैं अबॉर्शन नहीं करने वाली। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। वृंदा की बात सुनकर साधना जी का दिल ही बैठ गया था। शायद ये बात साधना जी पहले से ही जानती ही थी कि वृंदा यही फैसला करेगी। साधना जी अपने बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी, पर एक माँ होने के नाते वो तो यही चाहती थी कि वृंदा अबॉर्शन करवा ले ताकि वो अपनी लाइफ आगे बढ़ सके। अगर उसने इस बच्चे को जन्म दिया तो वो उस बच्चे से की वजह से वो किसी अच्छे लड़के से शादी नहीं कर पाएगी और साधना जी नहीं चाहती थी कि वृंदा पूरी लाइफ अकेली रहे। और सिंगल मदर बनना भी कोई आसान बात नहीं होती। हमारे समाज में आज भी इस बात के लिए लड़कियों को दोष दिया जाता है। लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं। वृंदा ने जब देखा कि उसकी माँ चुप हो गई थी तो वृंदा ने आगे कहा,
माँ मैं जानती हूँ आपको मेरी कितनी ज्यादा फिक्र रहती है। आप बस मेरा भला चाहती हैं, पर मैं भी क्या करूँ, मेरा दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा है कि मैं अपने बच्चे दुनिया में आने से पहले ही। वृंदा बोलते हुए चुप हो गई थी। उसका गला भर आया था, मुंह से रोना आ रहा था। साधना जी ने उसे समझाने की कोशिश की और वो वृंदा के आंसू साफ करके बोली, बेटा मैं तुम्हारे दिल की हालत समझती हूँ, पर तुम्हें सच्ची को भी तो एक्सेप्ट करना होगा ना। एक तो तेरे सर पर पापा का साया नहीं है, भाई होकर भी नहीं है। मैं खुद और कितने दिन जी सकती हूँ पता नहीं है, और ऐसे में तुम अकेले जिंदगी कैसे जियोगी। बेटा लाइफ अकेले नहीं कटती, अकेली लड़की का फायदा उठाने वाले भी बहुत होते हैं, और हमारा समाज बिना शादी के बच्चा हो जाए तो उस लड़की और उस बच्चे दोनों का जीना मुश्किल कर देते हैं। वृंदा ने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी और फिर वो शांति से बोली, माँ मैंने इन सब बातों के बारे में पहले ही सोच लिया है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी। अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मुझे भी कोई ऐसा साथी मिल ही जाएगा जो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट करेगा। आजकल ऐसी शादियां भी होती है। और रही हमारे सोसाइटी का सवाल, तो ये लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। तो उन लोगों के डर से मैं अपने बच्चे की जान तो नहीं ले सकती ना। ये मेरा बच्चा है, और माँ जो हमारे साथ नहीं है, मुझे उनका गम नहीं है। पर आप मेरे पास हो, मेरे लिए यही काफी है। वृंदा जितनी समझदार लड़की थी उतनी ही जिद्दी भी थी। साधना जी जानती थी अगर वृंदा ने एक बार अपने बच्चे को अपनाने का सोचा है तो अब वो किसी भी कंडीशन में अपना फैसला नहीं बदलने वाली। साधना जी ने वृंदा से कहा, ठीक है, अगर तुमने सब सोच ही लिया है तो मैं तुम्हारे इस फैसले की रिस्पेक्ट करती हूं, पर मेरे एक सवाल का जवाब दोगी। अपनी माँ की बात सुनकर वृंदा समझ गई थी कि वो क्या जानना चाहती थी। वृंदा ने कहा, माँ बस उसका नाम मत पूछना, मैं उसे भूलना चाहती हूँ। वृंदा की बात सुनकर साधना जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे पता है तुम उस लड़के का नाम मुझे नहीं बताना चाहती हो, पर तुम मुझे इतना तो बता ही सकती हो कि तुम दोनों अलग क्यों हुए। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो फिर अलग क्यों हुए? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? क्या उस लड़के ने तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुमसे प्यार का नाटक किया था? देखा जाए तो साधना जी के किसी भी सवाल का जवाब वृंदा के पास नहीं था, पर अपनी माँ की बात सुनकर उसे प्रत्युष की वो बातें याद आने लगी थी। वो उसे ऐसी लड़की समझता था जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी नजरों में वो बुरी लड़की थी। वृंदा ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं माँ, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वो तो उस दिन हालत गलत थे। अगर वो होश में होता तो शायद वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करता। वृंदा की बात सुनकर साधना जी हैरानी से बोली, अगर वो लड़का इतना ही अच्छा था तो तुम्हारे साथ ये सब करने के बाद भी तुम्हें छेड़कर क्यों चला गया? उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी ना। वृंदा ने बस इतना कहा, मुझे लेकर उसे गलत फहमी हो गई थी, और अफसोस की बात यह है कि मुझे मौका तक नहीं मिला खुद की बात रखने का। ये बोलते टाइम वृंदा को प्रत्युष का वो चेक और उसकी छोड़ी नोट याद आने लगी थी और वो उदास हो गई। वृंदा की इस तरह उदास होते देखकर साधना ने बात को यही रोकना ही सही समझा और उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा चलो हम पहले कुछ टेस्टी सा खाना खाते हैं, आज मेरा भी मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर बहुत सारी उनकी मनपसंद डिश बनाई और खाने बैठ गई। अपनी माँ को रिलैक्स होते देखकर वृंदा को हल्का महसूस होने लगा था। अब तक उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया था, पर अब सब ठीक हो चुका था। तभी साधना जी बोली, वृंदा तुम हॉस्पिटल में कल की अपॉइंटमेंट ले लो। सबसे पहले हम दोनों कल हॉस्पिटल जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर वृंदा का चेहरा सफेद पड़ गया था। जब वृंदा ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया तो साधना जी वृंदा को देखने लगी। जब उन्होंने वृंदा के सफेद चेहरे को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि अभी उन्होंने क्या कहा था। साधना जी ने अपनी बात सही करते हुए कहा, बेटा हमें एक बार हॉस्पिटल जाकर तुम्हारा चेकअप कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत सारी बातें होती हैं और सबसे बड़ी बात होती है मंथली चेकअप और अल्ट्रासाउंड टेस्ट, जिसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट से
अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपनी माँ पूरी बात सुनकर वृंदा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने खुश होते हुए कहा, माम, क्या सच में आपने मेरे फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है? साधना जी ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। और जब तुम फैसला कर चुकी हो तो क्यों ना हम खुशी से इसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी माँ का सपोर्ट पाकर तो वृंदा साहस मिल रहा था, आगे जो हो जाए वो सब संभाल लेगी। दूसरी तरफ पैलेस में आज सब जल्दी घर आए थे और साथ में बैठे मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी अद्वैत भी घर आ गया। अंदर आते ही उसकी नजर आर्या पर गई, जो ईशान, तेजस और शौर्य के साथ किसी बात पर हंस रही थी। वरुण ने कुछ कहा तो आर्या खिलखिलाकर हंसने लगी थी। आर्या की वो हंसी और उसका खूबसूरत चेहरा देखकर अद्वैत कुछ देर तक तो उसे ही देखने लगा था, पर जब उसे अपनी हरक का एहसास हुआ तो उसका चेहरा जिस पर सुकून था, पर अब फिर से वो कठोर हो गया था। अद्वैत चलकर सोफे के पास गया और आर्या के सामने बैठ गया। अद्वैत को देखते ही आर्या की स्माइल जैसे गायब ही हो गई थी। अब तक जहां वो खिलखिलाकर हंस रही थी, अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी। वही उसकी इस हरकत से सबका ध्यान अद्वैत पर चला गया था और वो सब भी चुप हो गए थे। तभी नक्श भी आ गया और सबके पास जाकर बैठ गया, पर घर आते ही उसकी नजर आशना को ढूंढने लगी थी। उसे ऐसा करते देखकर ईशान बोला, जनाब, आपको अपने रूम में जाना चाहिए, जहां आपकी बेताब नजरों को सुकून मिलेगा। ईशान की बात सुनकर नक्श ना समझी से उसे देखने लगा तो शौर्य उसे छेड़ते हुए बोला, तुम्हारी नजरें जिसे इतनी बेचैनी से ढूंढ रही है ना, वो रूम में है, तो तुम इतना बोल। शौर्य ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात से नक्श झेंप गया था और वही सब उसके मजे लेते हुए हंस रहे थे। नक्श के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और उसे पता था अभी वो जितनी देर यहाँ सबके पास रुकेगा ये उसका और मजाक उड़ाएंगे, तो उसने वहां भागने में ही अपनी भलाई समझी और उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी मयांक ने कहा, अरे रुको नक्श, ये सब तो मजाक कर ले है। आशना तो घर पर नहीं है, वो आज अपनी माँ के घर गई है। मयांक ने ये बात इतनी सीरियस होकर बोली थी कि नक्श को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ और आशना अपनी माँ के घर गई है। ये बात सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया। सब नक्श की हालत देखकर मुंह दबाए हंस रहे थे। तभी वहां दादी आ गई और सबको डांटते हुए बोली, लगता है अब मुझे तुम सबकी शादी कर देनी चाहिए। बहुत बिगड़ गए हैं सबके सब और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खुद ही तुम सबके लिए लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी। दादी की बात सुनकर नक्श को समझ आया कि वो बेवकूफ बन चुका था और वो हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर शर्म के भाव आ गए थे और वो जल्दी से अपने रूम में चला गया। अब तो सब ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। आर्या भी स्माइल कर रही थी और तभी उसकी नजर अद्वैत पर गई, जो जाते हुए नक्श को देखकर स्माइल कर रहा था। भले उसके चेहरे पर छोटी स्माइल थी, पर वो भी बेहद अट्रैक्टिव थी। आर्या ने अद्वैत को देखकर अपने आप से कहा, अपनी फैमिली को खुश देखकर ये भी खुश हो जाता है। ये लड़का बाकी सबके साथ अगल ही होता है और मेरे साथ, खैर छोड़ो, मैं भी क्या सोचने लगी। उसने पहले ही बता तो दिया था कि उसने बस अपनी नफरत दिखाने के लिए मुझसे शादी की है, तो वो मेरे साथ वैसे ही बिहेव करता है। आर्या ने अद्वैत से अपनी नजरें फेर ली थीं। अब क्या होगा आगे इस कहानी में? वृंदा की लाइफ में आगे क्या होगा? वृंदा की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कैसी होगी? वो उस पर शक हो रहा था। भले आर्या अभी 19 साल की थी, पर अब उसकी शादी हो चुकी थी और वो जिस तरह से अद्वैत को देखकर भी अनदेखा करती थी, दादी को लग रहा था उनके बीच कुछ तो गलत है। दादी ने दोनों को बात करते हुए भी कभी नहीं देखा था। पहले तो दादी ने ध्यान नहीं दिया था, पर अब वो सारी चीजें एनालाइज कर रही थी। वही हर बित्ते पल के साथ अद्वैत के हाथों की मुट्ठी कसती ही जा रही थी। वो समझ चुका था कि आर्या उसे इग्नोर कर रही थी और उसकी गोद में जाना ना पड़े, इसीलिए वो पहले ही चली गई थी। उसने थोड़ी देर पहले भी प्रेम की मदद ली थी। वो खुद तो उसे बेइज्जत करता रहता था और वो नहीं चाहता था कि आर्या उसके आसपास भी रहे, पर फिर भी उसका उससे दूर भागना अद्वैत को तकलीफ दे रहा था। आर्या की इग्नोरेंस उसे गुस्सा दिला रहा था। वही आर्या
अपने रूम में आ गई थी। वो रूम में आते ही अपने सोफे पर जाकर लेट गई। उसे तो लग रहा था कि वो दादी से जाकर कहे कि उसके ठीक होने तक वो उसे नीचे वाले रूम में रहने दे, पर वो ये भी जानती थी कि दादी उसकी इस बात पर 100 सवाल करेगी और दादी के किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और ऊपर से वो खड़ूस उसे दूसरे रूम में रहने देगा या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। आर्या के पैरों में दर्द होने लगा था और उसे उस रूम में जैसे घुटन सी होने लगी थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था वहां रहने के सिवाय। क्या अब दादी को आर्या और अद्वैत के रिश्ते का सच पता चल जाएगा? क्या आज अद्वैत गुस्से में आर्या को फीसरे परेशान करेगा? दोस्तों, ईएनपी की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके साथ मेरी दूसरी कहानी की लिंक शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। अगर आप मेरी और भी कहानी सुनना चाहते हैं या फिर आपको कहानी पढ़ना पसंद है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑथर एमरूनाल। धन्यवाद। अब आगे। वही आर्या अपने रूम में आ गई थी। वो रूम में आते ही अपने सोफे पर जाकर लेट गई। उसे तो लग रहा था कि वो दादी से जाकर कहे कि उसके ठीक होने तक वो उसे नीचे वाले रूम में रहने दे, पर वो ये भी जानती थी कि दादी उसकी इस बात पर 100 सवाल करेगी और दादी के किसी भी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और ऊपर से वो खड़ूस उसे दूसरे रूम में रहने देगा या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। आर्या के पैरों में दर्द होने लगा था और उसे उस रूम में जैसे घुटन सी होने लगी थी, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था वहां रहने के सिवाय। जब सबका डिनर हुआ तो हमेशा की तरह सब लिविंग एरिया में आकर बैठ गए थे। दादी ने नक्श से कहा, नक्श, क्या तुम्हारी अपनी माँ के साथ बात हुई? दादी की बात सुनकर नक्श ने ना में अपना सर हिलाया और बोला, नहीं दादी, मैंने मॉम की कॉल ही नहीं उठाई। नक्श की बात सुनकर दादी ने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, देखो इसे कैसे मजे से बोल रहा है कि इसने अपनी माँ का फोन नहीं उठाया, उससे बात नहीं की। दादी की बात सुनकर नक्श जल्दी से दादी के पास आया और उनके पैरों के पास नीचे कारपेट पर बैठ गया और अपना सर दादी की गोद में रखकर बोला, दादी आपको तो पता है ना मॉम कैसी है। मैंने डर से उनकी कॉल नहीं उठाई, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। नक्श की बात सुनकर दादी उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ, वो तो फोन में घुसकर तुम्हें मारने लगती है ना। दादी की बात पर बाकी सब हंसने लगे थे तो नक्श ने मुंह बनाकर कहा, वो मुझे बहुत डांटती है और मुझे उनकी डांट से डर लगता है और इसीलिए मैंने उनका फोन नहीं उठाया। नक्श की बात पर दादी ने आराम से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने आरती का फोन ना उठाकर तो बहादुरी का काम किया है और अब ऐसे ही बहादुरी से उसका सामना करना जब 2 दिन बाद वो यहाँ पर आ जाएगी। अपनी मॉम की आने की बात सुनकर नक्श के होश उड़े हुए थे। वो हैरानी से दादी को देख रहा था, जैसे वो ये जानना चाहता था कि अभी जो दादी ने कहा था वो सच है। उसे ऐसे देखते देखकर दादी ने भी हाँ में अपना सर हिलाया और दादी हाँ कहते ही नक्श का चेहरा रोने जैसा हो गया था। नक्श को ऐसे डरते देखकर बाकी सब मुंह दबाए हंस रहे थे। आशना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस नक्श को देख रही थी और सोच रही थी, अगर नक्श अपनी माँ से इतना डरता है तो पता नहीं उसकी माँ कैसी होगी। अगर वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली या खड़ूस होगी तो आशना कैसे अपनी सास के साथ एडजस्ट करेगी। यही सब सोचकर अब आशना को डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद जब अद्वैत रूम में आया तो उसके दिमाग में आर्या का उसे इग्नोर करना ही चल रहा था। वो रूम में आया तो सबसे पहले उसकी नजर सोफे पर गई जहां आर्या गहरी नींद में सो रही थी। अद्वैत के कदम अपने आप सोफे के पास चले गए थे। आर्या ने रूम की लाइट्स ऑफ नहीं की थी। वो तो अद्वैत रूम में आने के बाद किया करता था और लाइट की रोशनी में भी आर्या गहरी नींद में सो रही थी, पर उसके चेहरे पर नींद में भी परेशानी देखी जा सकती थी। शायद आर्या को अपने पैरों में दर्द हो रहा था जिसे वो नींद में भी महसूस कर रही थी। अद्वैत ने आर्या को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटाया। उसके बाद उसने उसकी मेडिसिन निकाली और आर्या के पैरों पर लगाने लगा। उसकी चोट अब सूखने लगी थी, पर आर्या के सीढ़ियां चढ़ने से उसे दर्द हो रहा था। अद्वैत ने मेडिसिन लगाने के बाद उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और लाइट ऑफ कर दी
आर्या को कोई होश नहीं था कि अभी वो अद्वैत के कितने पास थी। वो जितना हो सके उससे दूर रहती थी। आर्या को पता था एक दिन अद्वैत उसे इस घर से और उसकी लाइफ से बाहर निकाल फेंकने वाला था। वो नहीं चाहती थी कि उसके दिल में अद्वैत के लिए किसी भी तरह का लगाव पैदा हो। वैसे भी अद्वैत ने आज तक उससे कभी ठीक से बात नहीं की थी। वो जब भी अपना मुंह खोलता था उसे बेइज्जत ही किया करता था या फिर डांटता था। अभी भी अगर आर्या जगी होती तो शायद अद्वैत उसे कुछ तो सुनाता ही या फिर उसकी बेइज्जती करता। आर्या को हर बार अद्वैत की आंखों में अपने लिए नफरत ही दिखाई देती थी और यही वजह थी कि वो उसका सामना नहीं करती थी। आर्या अद्वैत के सो जाने के बाद रूम में आती थी और उसके उठने से पहले रूम से बाहर निकल जाती थी और सबके साथ होते हुए आर्या अद्वैत की तरफ देखती भी नहीं थी। अद्वैत आर्या की बगल में लेटा था और डिम लाइट में आर्या के खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। उसे याद आया आर्या प्रेम के साथ बात करते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। अद्वैत ने आर्या को देखते हुए कहा, तुम सच में इतनी मासूम हो या फिर मासूमियत का नाटक करती हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उस जतीन की बेटी होकर भी तुम इतनी मासूम हो सकती हो। नहीं, उस आदमी की बेटी और वो भी इतनी भोली हो ही नहीं सकता और इसीलिए मुझे तुम पर और गुस्सा आता है। जैसे ही अद्वैत के दिमाग में जतीन का ख्याल आया उसके दिल में आग सी जलने लगी थी। वो उठा और बालकनी में चला गया। वहां जाकर अद्वैत ने सिगरेट जलाई और ऊपर आसमान को देखते हुए सिगरेट के कश भरने लगा। अगली सुबह आर्या की जब नींद खुली तो 7 बजने वाले थे और ये देखकर आर्या हैरान हो गई थी। उसे डर था कि अब अगर वो बाथरूम में गई तो अद्वैत को तैयार होने के लिए देर हो जाएगी और फिर से उसे उसकी कड़वी बातें सुननी पड़ेगी। पर आर्या की आज जल्दी नींद कैसे नहीं खुली? वो इतनी देर तक कैसे सोते रही? आर्या परेशान होते हुए उठकर बैठ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सोफे पर नहीं बल्कि बेड पर सोई हुई थी और जैसे ही आर्या ने अपने आप को बेड पर देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई और सबसे पहले उसने अपने आप को देखा। वो ऐसे खुद को देख रही थी जैसे चेक कर रही थी कि कहीं अद्वैत ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। उसने वही कपड़े पहने हुए थे और वो ठीक थे। और जब आर्या ने अपने हालत ठीक देखी तो राहत की सांस भरी और उसे ऐसा करते देखकर अद्वैत की आंखें छोटी हो गई थीं और अब वो उसे ऐसे घूर रहा था जिसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। अद्वैत बाथरूम से बाहर आ रहा था और आर्या को उठकर बैठते देखकर वही खड़े होकर उसे देखने लगा था और जैसा कि उसने सोचा था आर्या अपने आप को बेड पर देखकर हैरान होगी, पर उसे नहीं लगा था कि आर्या अपने आप को ऐसे चेक करेगी जैसे उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। अद्वैत ने अपने आप से कहा, ये लड़की मुझे समझती क्या है? इसे क्या लगता है मैं इसका नींद में होने का फायदा उठाने वाला हूँ? रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना बोलकर अद्वैत बेड की तरफ चला गया। आर्या अभी भी बेड पर बैठी थी और वो अब भी अद्वैत के बारे में ही सोच रही थी कि अद्वैत ने उसे बेड पर क्यों लिटाया होगा और अगर वो बेड पर सोई थी तो फिर अद्वैत कहाँ सोया होगा? क्या वो मेरे साथ एक बेड पर? तभी अचानक से अद्वैत को अपने सामने देखकर एकदम से डर गई। अद्वैत ने अपने हाथ में पकड़ा टॉवल बेड पर फेंका और आया को उसकी शोल्डर से पड़कर उसे बेड पर धकेलते हुए उस पर झुका और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम ऐसे क्या देख रही थी? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? मैं जब चाहे जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, समझी? और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे नींद में होने का फायदा उठाऊंगा? समझती क्या हो तुम मुझे? ये बोलते हुए अद्वैत की पकड़ आर्या की बाहों पर कसती ही जा रही थी। अद्वैत के अचानक उसे बेड पर धकेलने से उसका खुद का पैर उसकी चोट पर लगा था, जिस वजह से उसे दर्द होने लगा था। आर्या ने अद्वैत से छूटने की कोशिश की पर वो उसे और जकड़ रहा था। आर्या ने अद्वैत की आंखों में देखा और बोली, मैंने जो भी सोचा उसमें गलत क्या है? जब आप पहले मेरी बेहोशी का फायदा उठा चुके हैं तो क्या आप फिर से वही हरकत नहीं कर सकते? आर्या की बात सुनकर अद्वैत को अपनी बोली बात याद आई। उसने उससे कहा था कि दोनों ने पहले ही साथ में रात बिताई थी, पर अद्वैत अपनी गलती मानने वाला कहाँ था। उसने फिर से कहा, उस रात तुमने भी मेरा साथ दिया था।
अद्वैत की बात सुनकर आर्या ने एक पल उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर थोड़ा सा हिलने जीतना भी मुझे होश होता तो मैं भाग जाती या फिर मर जाती, पर वैसा को भी नहीं करती, समझे आप? मैं बेहोश थी और आपने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया था। आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। अद्वैत को आर्या की आंखों में आत्मविश्वास, शिकायत और अपने लिए नफरत दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर पता नहीं क्यों पर उसे अजीब सा फील होने लगा था। अद्वैत ने आर्या को छोड़ा और क्लोजेट रूम में चला गया। अद्वैत के जाते ही आर्या धीरे से उठकर बैठ गई और पहले तो उसने अपने पैरों की चोट देखी जो दर्द कर रही थी। फिर उसने अपनी बाजू पर हाथ से सहलाया और अपने आप से बोली, इस शैतान के हाथ है कि हथौड़ा, कि इतना दर्द हो रहा है। अद्वैत जो अपने कपड़े पहनकर बाहर आया था, वो पीठ की तरफ से आर्या को देख रहा था जो अपनी बाजू सहला रही थी। फिर वो उठी और अपने चोट पर डॉक्टर की दी गई दवा लगाने लगी। वहीं अद्वैत बाहर जाने से पहले आर्या के पैर की चोट देखना चाहता था और जैसे ही उसने उसके पैर देखे हैरान हो गया। ये चोट कल रात तो ठीक हो रही थी और अभी ये ठीक होने बजाय और बढ़ कैसे सकती है? क्या उसके पैर पर किसी चीज का धक्का लगा था? तभी अद्वैत को अपनी हरकत याद आई और वो रूम से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ वृंदा ने खाना बना लिया था और दोनों माँ बेटी बैठकर नाश्ता कर रही थी। साधना ने पूछा, वृंदा क्या तुमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली? और कब जाना है हमें हॉस्पिटल? तुम आज कोलाज को छुट्टी ले लो। अपनी माँ की बात पर वृंदा, कहा नहीं माँ, आज मुझे कोलाज जाना है और मुझे कल की अपॉइंटमेंट मिली है, तो हम कल हॉस्पिटल जाएंगे और कल भी हमारी लंच टाइम के बाद की अपॉइंटमेंट है, तो कल भी मैं जब कॉलेज से वापस आऊंगी तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। वृंदा की बात पर साधना ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी उसकी बेटी अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी सीरियस थी, तो वो भी उसका सपोर्ट करती थी, पर उनके हालात उनका सपोर्ट नहीं करते थे, जिसका साधना को बहुत बुरा लगता था। वृंदा ने नाश्ता किया और अपनी माँ को गले लगाकर बाय बोलकर कोलाज के लिए निकल गई। साधना देख सकती थी कि उसके फैसले को मुंहजूरी मीलते ही वृंदा का चेहरा कैसे खिल उठा था, पर साधना जी को उसकी टेंशन हो रही थी। क्या करेगी नक्श की माँ जब वापस आएगी? तब नक्श अपनी माँ को मना पाएगा? क्या नक्श की माँ आशना को अपनी बहू मानेगी? अद्वैत कब तक ऐसे ही आर्या को चोट पहुंचाने वाला है? वृंदा का फैसला उसके लिए कैसा साबित होगा? अब आगे अपनी माँ की बात पर वृंदा कहा, नहीं माँ, आज मुझे कोलाज जाना है और मुझे कल की अपॉइंटमेंट मिली है, तो हम कल हॉस्पिटल जाएंगे और कल भी हमारी लंच टाइम के बाद की अपॉइंटमेंट है, तो कल भी मैं जब कॉलेज से वापस आऊंगी तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। वृंदा की बात पर साधना ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी उसकी बेटी अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी